तो ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा ना, जो ऑप्शन दिए हैं। हाँ सही बोल रहे हो कि इसका महत्व से ज्यादा है। हाँ चलो, अभी देखो, ये अभी हम डिस्कस तब करेंगे ना जब सब लोग पढ़े हो। तो डी डी को तो अल्फाबेटिकल में काउंट नहीं ना करेंगे, डाई को तो नहीं ना काउंट करेंगे। हाँ प्रोमो करेंगे, तो चेक कर लेंगे, इसको क्लास के बाद दिखा लेना, देख लेंगे। हाँ देखो, कल के लेक्चर में हम लोग ने एटॉमिक रेडियाई में कोवलेंट और आयनिक देख लिया था, यही था ना। कोवलेंट और आयनिक रेडियाई कैसे निकालना है ये जान लिया था। और आज देखेंगे मेटलिक और वंडरवाल रेडियाई। कल के लेक्चर में हम लोग ने कोवलेंट और आयनिक रेडियाई निकालना सीखा था, और आज मेटलिक रेडियाई और वंडरवाल रेडियाई क्या है इसको जानेंगे। हाँ, मेटलिक रेडियाई मेटल में ही डिफाइंड होगा। अब मेटल है एस ब्लॉक का मेटल, डी ब्लॉक के मेटल्स, वहाँ हम मेटलिक रेडियाई डिफाइंड करेंगे। लेकिन कब? जब मेटल क्लोज पैक हो, मेटल में एटम की पैकिंग काफ़ी क्लोज हो। और सबसे क्लोज पैकिंग होती है FCC, फेस सेंटर क्यूब पैकिंग, जहाँ एक एटम अपने नियर नेबर 12 एटम को टच करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। देखो, इस टॉपिक का डिटेल्स सॉलिड स्टेट में है, मतलब हम ज़्यादा बात खोलेंगे तो सॉलिड स्टेट का पॉइंट आ जाएगा। हम अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में है, तो हम केवल डिफिनीशन बताएंगे और उसको रिलेट करेंगे आपस में कोवलेंट और आयनिक के साथ। बाकी कैसे निकालना है वैल्यू, ये हम बताएंगे सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसका डिटेल सॉलिड स्टेट में है क्लास 12 के चैप्टर में। हाँ, जब क्लोज पैकिंग होगी किसी मेटल में, सबसे टाइट पैकिंग FCC, जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 12, एक एटम अपने 12 एटम से टच कर रहा है, टचिंग में है। कैसे 12 से टच करेगा? समझो कोई एक एटम है, इसके ऊपर हमने 6 एटम बिठा दिया किनारे किनारे, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया ना थोड़ा। हाँ, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, ये एक एटम 6 एटम को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है। अच्छा, 3 एटम की एक अलग लेयर बनाएंगे, 3 एटम को इस तरह से बिठा देंगे आपस में, और 3 एटम की लेयर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे। अब जरा ध्यान देना, और इसी 3 एटम की लेयर को इस बोर्ड के पीछे, इस 6 एटम की लेयर के ठीक पीछे रखेंगे। तो बताओ, ये वाला जो एटम होगा वो अब 6 एटम को अपनी लेयर में टच कर रहा है, 3 ऊपर से टच कर रहा है, 3 पीछे से टच कर रहा है। तो बताओ, ये वाला एटम कितने एटम को टच किया? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 12। इस तरह की क्लोज पैकिंग जो होती है FCC होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। इस क्लोज पैकिंग में एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी, दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी का हाफ वैल्यू कहलाएगी मेटलिक रेडियाई। 2 एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी का हाफ वैल्यू कहलाएगी मेटलिक रेडियाई। नोट करो, इन द 1/2 डिस्टेंस between the nuclei of two adjacent atom in metallic close pack crystal lattice, close pack crystal lattice in which metal having coordination number 12,
जब क्वांटिशन नंबर 12 हो, क्लोज पैकिंग हो, उस केस में दो एडजेसेंट मेटल एटम के बीच की दूरी का हाफ वैल्यू कहलाएगी मेटलिक रेडियाई। वही लिखा देखो, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन मेटालिक adjacent metal atom in metallic close packed crystal lattice in which metal having quantum number 12, इसको कहेंगे मेटालिक रेडियाई। अब देखो एफसीसी सबसे क्लोज पैकिंग होता है, बीसीसी आगे चल के बताया जाएगा, इसमें क्वांटम नंबर 8 होता है, एक एटम अपने नियर नेबर 8 एटम से टचिंग में रहता है, जबकि इसमें कितना था 12। तो बताओ सबसे क्लोज पैकिंग ये वाली हुई ना, क्योंकि 12 एटम टच कर रहा है, उसमें 8 एटम टच कर रहा है, तो जिसमें 8 एटम टच करेगा बीसीसी, उसमें एटम के बीच की दूरी क्या होगी ज्यादा, और जब दूरी ज्यादा तो हाफ वैल्यू भी क्या होगी ज्यादा। इसका मतलब मेटलिक रेडियाई की जो वैल्यू है इस बात पर डिपेंड करेगी कि वहां पैकिंग किस तरह की है, क्लोज पैकिंग है एफसीसी या लूज पैकिंग है बीसीसी। तो जैसी पैकिंग होगी उसी हिसाब से रेडियाई आती है। सबसे टाइट पैकिंग होती है एफसीसी, उसके बाद बीसीसी, और उससे लूज होता है सिंपल क्यूबिक। तो जितना लूज पैकिंग होती जाएगी एटम के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, तो हाफ वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा रेडियाई होगा सिंपल क्यूबिक में, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एफसीसी। सबसे कम मिनिमम रेडियाई आएगी एफसीसी की। कहने का मतलब मेटलिक रेडियाई की वैल्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि हमारा क्रिस्टल कैसा है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है कि एफसीसी है। नोट करो, the metallic radii value depends upon crystal structure. Metallic radii value depends upon crystal structure. Metallic radii value depends upon crystal structure. Crystal structure. उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है कि एफसीसी है। इसका डिटेल्स सॉलिड स्टेट में आएगा, केवल यहाँ डिफिनीशन दी गई है, डिटेल आगे है सॉलिड स्टेट में, वैल्यू निकालना सिखाएंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। अच्छा, इसको हम कंपेयर करें कोवलेंट रेडियाई के साथ कंपेयर करें तो मेटलिक रेडियाई की जो वैल्यू है वो कोवलेंट से 10 से 15% ज़्यादा होती है, 10 से 15% ज़्यादा। नोट करो, the value of metallic radii (10 to 15% larger than covalent radii. The value of metallic radii 10 to 15% larger than covalent radii, but smaller than van der Waal, smaller than van der Waal radii. तो मेटलिक रेडियाई कोवलेंट से 10 से 15% ज़्यादा होगी, लेकिन van der Waal से कंपेयर करो तो छोटी होगी। यदि हम कंपेयर करें रेडियाई को आपस में तो पाएंगे सबसे बड़ा रेडियाई होता है van der Waal, van der Waal सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मेटालिक रेडियाई और उससे छोटा हो जाएगा कोवलेंट। हाँ, अब आयनिक में देखो कैटायन भी आता है, एनायन भी आता है। तो यदि कैटायन की बात आएगी तो हम कहेंगे कैटायनिक रेडियाई कोवलेंट से कम हो जाएगी, और एनायन की बात करेगा तो कहेंगे एनायनिक रेडियाई जो होगी वो कोवलेंट से बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग लिखवा चुके हैं पहले ही। ये है रेडियाई का ऑर्डर, van der Waal सबसे बड़ा, फिर मेटालिक और फिर कोवलेंट। हाँ, van der Waal भी देख लिया जाए। van der Waal को कंपेयर तो कर लिया हमने, लेकिन van der Waal रेडियाई है क्या, इसको भी समझ ले। van der Waal रेडियाई
वंडर वाल रेडियाई वहां डिफाइन की जाती है जहां दो एटम के बीच कोई केमिकल इंटरेक्शन ना हो, कोई बॉन्डिंग ना हो। जैसे नोबल गैस के एटम आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। जैसे समझो एक हीलियम का एक न्यूक्लियाई एटम दूसरा हीलियम, या एक नियॉन दूसरा नियॉन, आर्गन तो आर्गन, हाँ इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो इसका न्यूक्लियाई और इसका न्यूक्लियाई के बीच की दूरी कहते हैं वंडर वाल लेंथ, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं, न तो यहाँ शेयरिंग है न तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, क्योंकि नोबल गैस है ना, नोबल गैस के एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाते, इनर्ट होते हैं ना, नॉन रिएक्टिव, तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इस केस में इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी कहलाएगी वंडर वाल लेंथ, और इसकी हाफ वैल्यू कहलाएगी वंडर वाल रेडियाई। लेकिन याद रखना, ये रेडियाई नोबल गैस के लिए डिफाइन तो हो रही है, लेकिन सॉलिड स्टेट में, गैसियस स्टेट में नहीं। गैसियस स्टेट में तो एटम काफी दूरी पर होता है। अब एक हीलियम यहाँ पर है, 10 फीट की दूरी पर दूसरा हीलियम है, तो कहेंगे 10 फीट हो गई वंडर वाल लेंथ, अब 5 फीट इसकी रेडियाई हो गई। गलत। रेडियाई डिफाइन करना है तो पहले एटम को नजदीक लाना होगा, क्लोज पैक करना होगा, उसके लिए नोबल गैस को सॉलिडिफाइड करना होगा पहले, फिर रेडियाई नापी जाएगी। गैसियस स्टेट में हम रेडियाई डिटरमाइन नहीं करेंगे। अब मन में आएगा कि सॉलिड स्टेट में कैसे लाएंगे, क्योंकि नोबल गैस तो गैस है, सॉलिड में आएगा कैसे? तो जवाब है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। किसी भी गैस को हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर तुम लिक्विफाई सॉलिडिफाइड कर सकते हो। सॉलिड फॉर्म में लाने के बाद तब दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी कहलाएगी वंडर वाल लेंथ, और उसकी हाफ वैल्यू कहलाएगी वंडर वाल रेडियाई। तो बोलो ये बात समझ में आई कि ये रेडियाई नोबल गैस में डिफाइंड होगी, लेकिन कब? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। हाँ सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड में पैकिंग क्लोज हो जाती है, एकदम नजदीक आ जाते हैं, तब रेडियाई डिफाइंड होगी। गैसियस स्टेट में नहीं, क्योंकि दूरी बीच की बहुत ज्यादा है। बोलो क्लियर हुआ? और याद करो, जब हम मेटलिक रेडियाई भी निकाल रहे थे तो हमने डिफिनीशन एफसीसी से निकाला था, बीसीसी से नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि एफसीसी की पैकिंग सबसे क्लोज है, एटम सबसे नजदीक होता है, उस केस में रेडियाई नापी जाती है। बोलो क्लियर हुआ? हाँ नोट कर लो। वंडर वाल रेडियाई, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ two adjacent is the distance between the nuclei of two non-bonded isolated atom. The distance between the nuclei of two non-bonded isolated atom. हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, बात पूरी करना चाहेंगे हम, कि ये वंडर वाल रेडियाई केवल नोबल गैस में ही डिफाइंड नहीं हो सकती है, उन सारे मालिक्यूल में भी डिफाइंड हो सकती है जहाँ मालिक्यूल के बीच कोई इंटरेक्शन ना हो, दो मालिक्यूल के बीच कोई बॉन्डिंग ना हो। जैसे समझो आयोडीन, ये आयोडीन का एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग किया और ये मालिक्यूल बन गया आयोडीन। अच्छा, दूसरा आयोडीन मालिक्यूल, ये आयोडीन का पहला न्यूक्लियाई, दूसरा न्यूक्लियाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? शेयरिंग, ये आयोडीन और ये भी आयोडीन। हाँ लेकिन इन दो मालिक्यूल के बीच कोई केमिकल इंटरेक्शन, ध्यान रखना आयोडीन सॉलिड होता है, पता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड, ये सॉलिड है। तो इस आयोडीन के बीच में तो यहाँ तो शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ दो एटम के बीच शेयरिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इन दोनों के बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। तो इस केस में भी इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी कहलाएगी वंडर वाल लेंथ, और इसकी हाफ वैल्यू वंडर वाल रेडियाई। कहने का मतलब वंडर वाल रेडियाई तुम नोबल गैस में तो निकाल ही सकते हो, उस मालिक्यूल में भी निकाल सकते हो जहां मालिक्यूल के बीच कोई केमिकल इंटरेक्शन ना हो। तो हम पूरा लिखवाना चाहेंगे, क्या लिखवाया? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम आर एटम belong
to the adjacent molecule or atom belong to two adjacent molecule in solid state, or atom belong to two adjacent molecule in solid state is called van der Waal length. Van der Waal length. And half of this length, half of this length is called, half of this length is called van der Waal radii. इसकी हाफ वैल्यू कहलाएगी van der Waal radii. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम आर एटम बिलोंग टू द two adjacent molecule in solid state is called van der Waal length, and half of this length is called van der Waal radii. बोलो, बात समझ में आया? हाँ, इसका एग्जाम्पल नॉर्मल गैस भी आ जाएगा और आयोडीन भी आ जाएगा. हाँ, लिख सकते हैं एग्जाम्पल. नॉर्मल gas in solid state, the crystal radii is van der Waal radii. ये इसका एग्जाम्पल हो गया. नॉर्मल गैस इन सॉलिड स्टेट द क्रिस्टल रेडियाई इज van der Waal radii. तो van der Waal radii डिफाइन करने के लिए पहली शर्त यह है कि दो एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए और वो सॉलिड अवस्था में होना चाहिए, गैस स्टेट में नहीं होना चाहिए. यदि गैस में है तो सॉलिड फॉर्म में लाओ, फिर रेडियाई नापो, क्योंकि गैस स्टेट में दूरी ज़्यादा हो जाने से वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं मानी जाएगी. एक्यूरेसी तब आएगी जब वो एटम नज़दीक हो और वो आएगा सॉलिड स्टेट में. इसलिए हमने लिखा है सॉलिड स्टेट. हाँ बोलो, कोई बात हो तो हाथ उठा के पूछना. हाँ बोलो. क्रिस्टल रेडियाई, क्योंकि वो सॉलिड में आ गया ना, तो इसलिए क्रिस्टल बोल रहे हैं. किसी भी सॉलिड को क्रिस्टल बोलते हैं ना, क्योंकि वो सॉलिड अवस्था में है तो उसका नाम क्रिस्टल बोला गया. उस क्रिस्टल रेडियाई का नाम रखा गया van der Waal. हाँ, ये बीच में गैप है, मतलब ये शो कर रहा है इनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है. जोर से नहीं, गलत नहीं निकाली जा रही है. बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तभी तो van der Waal की वैल्यू आ रही है. बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, तभी तो van der Waal है. और सॉलिड स्टेट में लाके इनको नजदीक लाया गया है, और नजदीक ला नहीं सकते क्योंकि और सॉलिड अवस्था में आ चुका है ना. गैस से सॉलिड हो गया, एटम नजदीक आ चुका है. हाँ, अब देखो, यदि बॉन्ड बन जाता मान लो तो निश्चित की दूरी कम हो जाती. मान लो बॉन्ड बनता तो बीच की दूरी कम, तो हाफ वैल्यू भी क्या होती, कम. इसका मतलब कोवेलेंट रेडियाई की जो वैल्यू होगी वो van der Waal से तो कम ही ना होगी. और van der Waal हमेशा कोवेलेंट से हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा. अब देखो, नियॉन के केस में बुक में लिखा है, नियॉन के केस में जब कोवेलेंट रेडियाई निकाली गई तो 1.12 एंगस्ट्रॉम आई, और van der Waal रेडियाई निकाली गई तो 1.60 एंगस्ट्रॉम आई. मतलब van der Waal हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा ही रहेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है, बीच में गैपिंग है. नोट करो, van der Waal रेडियाई always larger than covalent radii. Always larger than covalent radii. van der Waal हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा ही रहेगा.
और देखो हमने पहले ही लिख दिया है कि वन डर वाल रेडियाई सबसे बड़ी है, देखो, उसके बाद मेटालिक और फिर कोवेलेंट। और आयनिक की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक में कैटायन भी आएगा, एनायन भी आएगा। तो मेरी कैटायन की बात बोलोगे तो हम कहेंगे कैटायन का रेडियाई कोवेलेंट से कम, और एनायन की बात करोगे तो एनायन का रेडियाई कोवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, इसमें देखो जिसकी रेडियाई ज्यादा उसकी लेंथ भी ज्यादा, और जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम। इसका मतलब ये हुआ कि वन डर वाल फोर्स सबसे कमजोर हुआ, उससे ज्यादा ताकतवर मेटालिक, उससे ज्यादा ताकतवर, नोट करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट के बाद मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड के बाद वन डर वाल, वन डर वाल स्ट्रेंथ। मतलब रेडियाई के बहाने हम लोग ने बॉन्ड की ताकत को भी जान लिया कि आखिर किसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो आंसर आएगा कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेटालिक से ज्यादा होगी और मेटालिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ वन डर वाल से ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जिसकी रेडियाई ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा, और जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम। जब भूकंप आता है तो जितनी ऊंची इमारत होती है पहले वही गिरती है, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा होने से ताकत क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम आती है। ये बात सबको फिट बैठ रही है ना? ये बात सबको समझ में आई? तो वन डर वाल की लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम, और कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा हुई। अच्छा, सुन तो लिया सबने, लेकिन मन में बात फिट नहीं बैठ रही होगी कि मेटालिक बॉन्ड को कमजोर दिखाया जा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड से ना, जबकि मेटल को फोल्ड करने में तो काफी ताकत लगती है। जैसे लोहे की रॉड है, तुमको फोल्ड करना है तो उसमें तो बड़ी ताकत लगती है। तो उस हिसाब से तो मेटालिक बॉन्ड को ज्यादा ताकतवर होना चाहिए कोवेलेंट से, जबकि यहाँ तो उल्टा बोला जा रहा है, कोवेलेंट की ज्यादा स्ट्रेंथ बताई जा रही है मेटालिक बॉन्ड से। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मन में आएगा। तो जवाब ये है कि जिस मेटल को तुम मेटालिक बॉन्ड समझते हो वहां मेटालिक बॉन्ड के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और दोनों मिलने के बाद तब उसकी ताकत बढ़ती है। अकेला मेटालिक बॉन्ड मेटल में नहीं होता, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और जहां ये दोनों बॉन्ड मिलेंगे तो उसकी ताकत, स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आया? तो जो मेटल की जो हार्डनेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो केवल मेटालिक बॉन्ड से नहीं है, बल्कि मेटालिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी है। फिर कहोगे हम कैसे माने कोवेलेंट बॉन्ड है? यदि है तो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कि मेटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है। तो ये बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है कि नहीं? किसी भी दो एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तभी ना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, शेयरिंग होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, इसके लिए उस एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि उसके पास अनपेयर्ड होगा तभी वो शेयरिंग करेगा, तब जाके बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये बात सबको फिट हो रही है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट का ये ऑर्डर, ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ इस तरह का देखो, ये तुम्हारी 12 की एनसीईआरटी में डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, उसकी हार्डनेस का जो ग्राफ प्लॉट किया है वो इस तरह का है। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इधर से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ग्राफ तुम्हारी 12 की एनसीईआरटी में डी ब्लॉक के अंदर है। हाँ, वो ग्राफ देखो इस तरह का है कि 3D में तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट देखो। सबसे पहले क्या आता है डी ब्लॉक में? स्कैंडियम आता है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।
ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट का तुम ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी में तो ग्राफ इस तरह का है। देखो स्कैंडियम से आप आगे बढ़ोगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, स्कैंडियम टाइप बढ़ता जाएगा, फिर एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद थोड़ा सा घटेगा, फिर घट बढ़ के फिर घटना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये ग्राफ 3D में भी है, 4D में भी ऐसे ही है और 5D में भी ऐसे ही है। मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। ऐसा क्यों, बढ़ के घट क्यों रहा है? जवाब इसलिए बढ़ के घट रहा है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है, और कोवलेंट बॉन्ड की जब पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो हार्डनेस भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा देखो सामने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2 होता है ना, टाइटेनियम का 3d2 4s2, वेनेडियम का 3d3 4s2, क्रोमियम का 3d5 4s1, मैग्नीज का 3d5 4s2, आयरन का 3d6 4s2, कोबाल्ट का 3d7 4s2, निकेल का 3d8 4s2। हाँ देखो सामने, सामने देखो, बता नंबर ऑन पे डी में 1, फिर कितना हो गया 2, फिर देखो हाँ सॉरी डी में पहले 1 एम्पेयर, फिर देखो डी में कितना हो गया 2 एम्पेयर, फिर डी में कितना हो गया 3, और फिर डी में एम्पेयर कितना 6, बैलेंस शेल में 6 एम्पेयर। बताओ नंबर ऑफ एम्पेयर की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? और जैसे एम्पेयर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उसकी हार्डनेस, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्रोमियम तक बढ़ेगा, और क्रोमियम के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एम्पेयर घटता जा रहा है। देखो 5 और 1 6 एम्पेयर, यहाँ 5 एम्पेयर, यहाँ 4 एम्पेयर, यहाँ कितना 3 एम्पेयर, यहाँ कितना 2 एम्पेयर, और जैसे आगे पहुंचोगे जिंक तक पहुंचोगे 3d10 4s2, बताओ इसमें अनपेयर्ड है ही नहीं, जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और जब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं तो ताकत आएगी नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे मिनिमम, सबसे मिनिमम। बोलो बात समझ में आई? तो देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक के नीचे क्या है कैडमियम, और नीचे आ जाओ मरकरी, इन सब का डी पूरा भरा हुआ है, अनपेयर्ड है ही नहीं, कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम, और इतना कम कि मरकरी रूम टेम्परेचर पर पिघल कर लिक्विड हो जाता है। पता है ना, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है, क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अनपेयर्ड नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ D10। बोलो बात समझ में आया? मतलब ये ग्राफ ये हमको बता रहा है कि डी ब्लॉक में कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जैसे जैसे अनपेयर्ड बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बढ़ती जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये बात समझ में आई कि जो मेटल्स में जो हार्डनेस होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसमें मेटलिक बॉन्ड तो है ही है, प्लस कोवलेंट बॉन्ड भी है। बोलो बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ कोवलेंट, कोवलेंट के बाद फिर आएगा मेटलिक, और मेटलिक के बाद सबसे लास्ट में वंडरवॉल स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आई सबको? अच्छा इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, ये रेडियाई कैसे वैरी करता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम? तो हेडिंग दो पीरियोडिक ट्रेंड। ये तो डी ब्लॉक में बताया जाएगा ना, डी ब्लॉक में तो इसे बताया जाएगा, वो तो हम मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बता रहे थे कि है, लोग समझते हैं मेटल में मेटलिक बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड तो है ही है, प्लस कोवलेंट बॉन्ड भी है। हाँ पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है रेडियाई का? हाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो देखो हमने पहले भी क्लास में बोला कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता जाएगा, तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच की दूरी घटती जाएगी, एटम का साइज क्या होगा, घटता जाएगा। इसलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, साइज घटता है, साइज डिक्रीज होता है। कोई पूछे क्यों, तो जवाब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। हमने क्लास में निकलवाया, सबसे सारे एलिमेंट का इफेक्टिव चार्ज निकलवाया है, और ये बात हमने साबित किया है कि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जैसे जैसे इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियाई वैलेंस शेल को अंदर खींचता जाएगा, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बीच की दूरी घट जाएगी, एटम का साइज क्या होगा, घटेगा। तो बुक में लिखा भी है कि लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक तो साइज घटता है, लेकिन जैसे फ्लोरीन से नियॉन के आगे बढ़ो साइज बढ़ जाता है, घटने के बजाय क्यों बढ़ जाता है। ये हम तुम लोग को नहीं बताए थे, लेकिन आज पूछ रहे हैं, बताओ यहाँ से यहाँ क्यों बढ़ गया। हाँ, क्योंकि तुमने यहाँ वंडर वाल रेडियाई निकाल लिया, और वंडर वाल हमेशा कोवेलेंट से बड़ी होती है। नोट करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। From left to right, atomic radii decreases, but elements of noble gases, is larger than preceding halogen. Elements of noble gases larger than प्रीसीडिंग मतलब पहले का, प्रीसीडिंग मतलब पहले का, प्रीसीडिंग हैलोजन। गैस का जो साइज होगा अपने पहले वाले हैलोजन से बड़ा होगा। एलिमेंट ऑफ नोबल गैस लार्जर देन प्रीसीडिंग हैलोजन। ऐसा क्यों? बिकॉज इन नोबल गैस we define van der Waal radii. We define van der Waal radii, क्योंकि हम नोबल गैस में निकाल रहे हैं van der Waal radii, और van der Waal हमेशा कोवेलेंट से बड़ी होती है, ये तो पता है सबको। इसलिए फ्लोरीन से नियॉन जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, ये बात है एस और पी ब्लॉक की। ये देखो, ये एस ब्लॉक हो गया और ये हो गया पी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या है? ट्रांजिशन मेटल में क्या है? हाँ, ट्रांजिशन मेटल में देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। डी ब्लॉक में भी एस और पी ब्लॉक की तरह लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जैसे पी ब्लॉक में बढ़ता है ना, वैसे डी ब्लॉक में भी बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और साइज भी क्या होगा? लगातार घटेगा। हाँ, लेकिन स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो साइज घटता है। क्रोमियम के बाद क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज लगभग सेम हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। क्यों सेम हो जाता है? देखो, इसका रीजन क्या है कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे डी में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 3D में यहाँ 3D2, 3D3, 3D4 इलेक्ट्रॉन 1 to 10 ऐड होगा ना, और एस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 या 2? 1 या तो 2, पता है ना? बोलो। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शील्डिंग का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा, जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को वैलेंस शेल एस तक पहुंचने नहीं देगा। तो शील्डिंग आ जाने से, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाने से न्यूक्लियाई 4s को अंदर की ओर कम खींचेगा, तो साइज का डिक्रीज भी कम होगा। इतना कम होगा कि क्रोमियम से कॉपर तक साइज सेम हो जाएगा। बुक में डिफाइंड है कि यहाँ से यहाँ तक साइज सेम है, क्योंकि डी की शील्डिंग की वजह से। डी में भरता हुआ इलेक्ट्रॉन
इन डी में बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन एक शील्डिंग का काम करेगा, एक रुकावट का काम करेगा, जो कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को एस तक पहुंचने नहीं देगा। तो न्यूक्लियाई भी एस को कम खींचेगा, तो साइज का डिक्रीज भी क्या होगा, कम। नोट कर लो। इन ट्रांजिशन सीरीज atomic radii decreases slightly. In transition series, atomic radii decreases slightly due to shielding effect of filling 3D electron, due to shielding effect of filling 3D electron. थ्री डी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन एक शील्डिंग का काम कर रहा है, जिस वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर कम पड़ रहा है, और कम पड़ने से न्यूक्लियाई भी वैलेंस शेल को कम खींच रहा है, और कम खींचने से साइज का डिक्रीज भी कम हो रहा है, इतना कम कि क्रोमियम से कॉपर तक साइज सेम। हाँ, क्या लिखा? इन ट्रांजिशन सीरीज एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस स्लाइटली ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फिलिंग 3D electron and radii from chromium to copper. Radii from chromium to copper nearly same. Is nearly same. क्रोमियम से कॉपर तक साइज लगभग सेम। अब इसी को तुम्हारी बुक में एक शब्द दिया है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। मतलब ट्रांजिशन सीरीज में रेडियाई का कंट्रैक्शन बहुत कम होता है, इतना कम कि क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज लगभग सेम। एस और पी ब्लॉक में ज्यादा घटता है और डी ब्लॉक में कम घटता है, इतना कम घटता है कि क्रोमियम से कॉपर तक साइज क्या हो गया, सेम। अच्छा, कॉपर से जब जिंक जाएंगे तो साइज घटने के बजाय बढ़ जाता है। देखना एनसीईआरटी में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जिंक में 3d10 और 4s2, तो डी के 10 इलेक्ट्रॉन और एस के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन से इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की दूरी बढ़ गई ना। बोलो, साइज हो गया, बढ़ गया। आगे लिखो, एंड फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। Atomic radii increases due to repulsion between 3d10 4s2 electron. Due to repulsion between 3d10 4s2 electron, D के 10 इलेक्ट्रॉन और S के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, इस रिपल्सन से साइज बढ़ जाता है कॉपर से जिंक तक। 4D में भी ऐसा ही है। हाँ, लेकिन हम 3D की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो इसलिए इसको लिखवाना पड़ेगा ना। हाँ, उसमें भी ऐसे ही है। हाँ, क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, लेकिन कम घटेगा, इतना कम हो जाएगा कि क्रोमियम से कॉपर तक साइज सेम, लेकिन कॉपर से जिंक जाएंगे तो साइज घटने के बजाय बढ़ जाएगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन 3d10 4s2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन सारी बातों से ये तो बात सबको समझ में आ गई कि क्रोमियम से कॉपर तक साइज लगभग सेम है। और याद रखना, जब किसी एटम का साइज सेम होता है तो उस क्रिस्टल में से उसी साइज का दूसरा एटम हटा के तुम बिठा सकते हो, और जहां तुम एटम बिठा दोगे दूसरा एटम तो एलॉय बन जाएगा। एलॉय बताओ, एलॉय तुम्हारे डी ब्लॉक के सबसे ज्यादा बनते हैं।
सबसे ज्यादा एलॉय, एलॉय समझते हो कि नहीं? मिक्सचर ऑफ मेटल, दो मेटल का मिक्सचर, तीन मेटल का मिक्सचर। ये स्टील बनता है ना, स्टील, इसमें क्या होता है? आयरन, क्रोमियम, निकिल, आयरन क्रोमियम निकिल मिला करके स्टील बन जाता है। स्टील, स्टील क्या है? एक तरह का एलॉय है। तो तुम देखोगे ज्यादातर तुम्हारे जो एलॉय हैं वो डी ब्लॉक के ही बनते हैं। कोई पूछेगा क्यों डी ब्लॉक के क्यों बनते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक में साइज लगभग सेम होता है, क्रोमियम से कॉपर तक सेम होता है और नीचे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन सेम हो जाता है। अभी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन पढ़ाना है हमको, लेकिन हम तुमको अभी सुना दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो साइज सेम है ही है, नीचे भी सेम है, क्योंकि नीचे कंट्रैक्शन है, अभी हमको बताना है। तो देखो कंट्रैक्शन की वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से नीचे सेम होता है और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन से यहाँ सेम हो जाता है। तो देखा जाए डी ब्लॉक में ज्यादातर मेटल ऐसे हैं जिनका साइज सेम है, और साइज सेम होने की वजह से हम किसी प्योर मेटल से मेटल हटा करके उसी साइज का दूसरा आइटम बिठा दें क्रिस्टल के अंदर तो एलॉय बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा एलॉय डी ब्लॉक के क्यों बनते हैं, बात सबको समझ में आई? क्योंकि उनका साइज लगभग सेम होता है। क्यों सेम होता है? एक तो ट्रांजिशन कंट्रैक्शन है और नीचे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन है, जो अभी हमको बताना है। पहले बताइए, ये बात समझ में आ गई कि क्रोमियम से लेके कॉपर तक साइज सेम? बोलो क्लियर? सामने देखो, ये बात हो गई डी ब्लॉक की। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे ना, अब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ऊपर से नीचे। हाँ देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। हाँ याद करो, डाउन द ग्रुप आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट थी, और जो फैक्टर कांस्टेंट होगा वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा वेरिएबल फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर ये है कि नीचे आने पर शेल बढ़ रही है, इसमें 2 शेल, इसमें 3 शेल, इसमें 4, इसमें 5, 6। जैसे शेल बढ़ती जाएगी एटम का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे फर्नीचर बढ़ते जाएंगे तो बताओ बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी और फैल के बैठ जाएंगे सब। बोलो बात समझ में आया? तो यहाँ भी शेल बढ़ती जाएगी तो एटम का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ साइज लगातार बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल। वही हाल यहाँ पर भी है, पूरे एस ब्लॉक में है। नोट करो, इन एस ब्लॉक as we go down the group radii increases. In S block, as we go down the group, atomic radii increases. Atomic radii increases. Atomic radii increases. क्यों? Because number of shell increases. Because number of shell increases. क्योंकि शेल की संख्या बढ़ती है तो साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। पूरे एस ब्लॉक में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। चलो ठीक है, बढ़ेगा, मान लिए। आगे बढ़ो, पी ब्लॉक की तरफ चलो। पी ब्लॉक की सबसे पहले फैमिली आती बोरान, एल्युमिनियम। और देखो टेबल सबको याद है क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं, सबको टेबल याद होना चाहिए। और ध्यान से देखो, टेबल में सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, उसके बाद डी ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक आता है। और डी ब्लॉक की शुरुआत कैल्शियम के बाद होती है, स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हाँ, इसके बाद बोरान फैमिली, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो एस ब्लॉक में शेल बढ़ रही है, साइज बढ़ेगा। यहाँ भी शेल बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ेगा। तो यहाँ भी शेल बढ़ रही है तो साइज लगातार बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए ना। जबकि वो बात बोरान फैमिली में नहीं है। शेल तो बढ़ रही है लेकिन साइज लगातार नहीं बढ़ रहा है। ये लास्ट ईयर एडवांस का प्रॉब्लम है, बता चुके हैं तुम लोग को। यहाँ नीचे आने पर शेल लगातार बढ़ने पर साइज लगातार इंक्रीज नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट जो देख रहे हो ना, ये ठीक एस ब्लॉक के बाद आ रहे हैं। क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, तो बोरान का देखो 5, 4 के पास सीधे 5 आया। अच्छा, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, तो मतलब 12 के बाद 13 आ रहा है। मतलब इनके वैलेंस शेल
NH2NP1 के ठीक पहले S है, इनके वैलेंस शेल के पहले S है, जबकि गैलियम के वैलेंस शेल के पहले D है। ध्यान से देखो, इनके वैलेंस शेल के पहले S है, इनके वैलेंस शेल के पहले D है, और हमको पता है S की शील्डिंग सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F। चूंकि S की शील्डिंग ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर बोलो कम होगा ना। शील्डिंग मतलब रुकावट, बैरियर। जब S की शील्डिंग सबसे ज्यादा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर कम ना पड़ेगा, तो वैलेंस शेल को अंदर कम खींचेगा, बल्कि वैलेंस शेल दूर भाग जाएगी। तो बताओ साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, बोरान से एल्युमिनियम आने पर साइज 2.5 गुना बढ़ता है, 2.5 टाइम साइज इंक्रीज करता है, जबकि शेल एक बढ़ी और साइज 2.5 गुना बढ़ गया। अच्छा फिर आओ, एल्युमिनियम से गैलियम आओ, फिर एक शेल बढ़ी तो साइज फिर 2.5 गुना बढ़े ना। जब बोरान से एल्युमिनियम 2.5 गुना बढ़ा तो एल्युमिनियम से गैलियम फिर बढ़ना चाहिए, शेल बड़ी है, साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो छोड़ो, घट गया। एल्युमिनियम से गैलियम आए, साइज घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि इसके पहले D है और D की शील्डिंग पुअर, और शील्डिंग पुअर तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस शेल पर, वैलेंस शेल को अंदर की ओर खींच लिया, साइज घट गया, बढ़ने के बजाय घट गया। इसलिए गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है। अब क्वेश्चन आएगा, ठीक है गैलियम का छोटा है, क्या इंडियम थैलियम का भी छोटा होगा? नहीं, इनका बड़ा होगा, क्योंकि शेल बढ़ रही है ना, शेल भी तो बढ़ रही है, शेल बढ़ेगी तो साइज तो बढ़ना है, तो नीचे साइज तो बढ़ेगा, लेकिन जो इंक्रीज पहले है वो इंक्रीज बाद में नहीं है। जैसे एक लंबा फलांग मारा, उसके बाद छोटे कदम आगे बढ़ रहा है, और यहाँ का कदम इतना छोटा है कि बढ़ने के बजाय घट गया। उसके बाद फिर शेल तो बढ़ रही है, साइज तो बढ़ेगा, लेकिन जो पहले बढ़ा अब वो नहीं बढ़ेगा। कुल मिलाकर के साइज का ऑर्डर क्या होगा, देखो सबसे बड़ा थैलियम, थैलियम के बाद बताओ इंडियम के बाद गैलियम होना चाहिए ना, नहीं, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बाद फिर गैलियम है, फिर लास्ट में बोरान आएगा। ये है साइज का ऑर्डर, और ये एडवांस का लास्ट ईयर का प्रॉब्लम है, नोट कर लो इसको। इन बोरान फैमिली, in boron family atomic radii first increases from boron to aluminium. In boron family atomic radii first increases from boron to aluminium, but from aluminium to gallium, from aluminium to gallium atomic radii decreases. From aluminium to gallium atomic radii decreases. ऐसा क्यों? Due to poor shielding of D subshell. Due to poor shielding of D subshell. Due to poor shielding of D subshell, या D की poor shielding की वजह से। अब देखो शील्डिंग असर क्या है कि D की शील्डिंग की वजह से साइज बढ़ने के बजाय घट रहा है, पहली बात। आगे चलोगे ना तो F की पुअर शील्डिंग की वजह से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आएगा, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का सब पूरे D ब्लॉक पे पड़ने वाला है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमको कल नेक्स्ट में बताएंगे, लेकिन आज हमने बोरान के लिए साइज बता दिया है कि बोरान में पहले साइज बढ़ेगा फिर घट जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ D की पुअर शील्डिंग है। बोलो बात समझ में आई? तो देखा जाए तो एल्युमिनियम का साइज तो इन दोनों से बड़ा हो गया ना, एल्युमिनियम का साइज बोरान से भी बड़ा है, गैलियम से भी बड़ा है। अब पता है जिसका साइज बड़ा होता है उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लॉस हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस शेल का बड़े आसानी से लॉस होता है, इसलिए एल्युमिनियम आसानी से लॉस करके पॉजिटिव चार्ज के रूप में आ जाता है। इसलिए एल्युमिनियम इज हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्युमिनियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है,
और पॉजिटिव होने की वजह से ये एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन करके फट से ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड Al2O3 बना लेता है और पैसिव हो जाता है, पैसिव। और एक बार ये पैसिव हो जाएगा फिर किसी और से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए तुम देखो एल्युमिनियम की जो चमक है वो हमेशा बनी रहती है। एल्युमिनियम की बीटिंग, देखो एल्युमिनियम की बीटिंग है, ये चमक तुमको हमेशा ऐसे रहेगी, इस पर कभी रस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि यह एयर से कंबाइन करके ऑक्साइड की लेयर बना चुका है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से आसानी से लॉस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव एयर की ऑक्सीजन से फट से कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेगा। मेटल पॉजिटिव और एयर के ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव, ये दोनों फट से कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेंगे। कुल मिलाकर के ये बात सबको समझ में आई ना कि बोरान से एल्युमिनियम साइज बढ़ेगा और फिर एल्युमिनियम से गैलियम घटेगा। इसका रीजन है डी की पुअर शील्डिंग। अच्छा, अभी हम केवल पी ब्लॉक तक बताएं, अभी नीचे बचा हुआ इसको बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, वो हमको बताना है। हेडिंग दे दो अगले टर्न का, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अगला हेडिंग ये है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बताएंगे तो ये एक टॉपिक तुम्हारा पूरा होगा, एटॉमिक रेडियाई। हाँ, इसको पढ़ लेना, इसका हम टेस्ट ले लेंगे एक एक टॉपिक का। तो एटॉमिक रेडियाई लगभग कंप्लीट है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बताएंगे, ये मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर इसी का टेस्ट हो जाएगा।